सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कल के दौरे की। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाने वाले हैं। कल सुबह 9:30 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिस्सा लेंगे और कल उपराष्ट्रपति पद की शपथ, चूंकि देखिए जगदीप धनखड़ लेंगे तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। कल दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। उसी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली निकलने वाले हैं। कल सुबह 9:30 बजे का समय जब जयपुर से दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना होंगे। जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। 10 अगस्त यानी कि आज उपराष्ट्रपति वर्तमान से पहले वेंकैया नायडू, उनका कार्यकाल आज खत्म हो गया है और कल नए देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ शपथ लेने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा और उसी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, उस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जयपुर से दिल्ली के लिए 9:30 बजे निकलेंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, रक्षाबंधन के पर्व पर JCTSL की बसों में निःशुल्क यात्रा। बालिकाओं और महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। इस चीज से भलीभांति परिचित है कि रक्षाबंधन का त्योहार महिलाओं के लिए कितना खास होता है, कितना स्पेशल होता है। आवागमन में अपने भाइयों तक पहुंचने में और उन्हें राखी बांधने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए, इसको लेकर के एक बड़ी संवेदनशील पहल की गई है। हर दफा रक्षाबंधन के पर्व पर ये कोशिश की जाती है कि महिलाएं अपने भाइयों तक ठीक से पहुंच जाएं, उन्हें किसी प्रकार का किराया ना देना पड़े। रक्षाबंधन का पर्व जिस पर JCTSL की बसों में निःशुल्क यात्रा बालिकाओं और महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से एक सौगात के तौर पर दी गई है। JCTSL की समस्त श्रेणी की बसों में यात्राएं फ्री में रहेंगी। AC, नॉन AC बसों में जयपुर शहर की सीमा में निःशुल्क यात्रा महिलाएं और बालिकाएं कर पाएगी, यानी कि कल के दिन भर के लिए ये सुविधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दी गई है। JCTSL की समस्त श्रेणी की बसें, जिसके अंदर नॉन AC बसें, AC बसें, इन सभी बसों के अंदर आवागमन के लिए कोई भी किराया महिलाओं और बालिकाओं को नहीं देना होगा। बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री के अंदर इन बसेस में यात्रा करके अपने अपने गंतव्य तक ये महिलाएं और बालिकाएं रक्षाबंधन के इस पर्व को मनाने के लिए पहुंच पाएंगी और ये एक संवेदनशील निर्णय, एक सौगात महिलाओं के लिए इस रक्षाबंधन के त्योहार है। रक्षाबंधन पर राज्यपाल कलराज मिश्र की शुभकामनाएं। देश और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि पर्व भाई बहन के प्यार, स्नेह, कर्तव्य, दायित्व बोध का प्रतीक है। रक्षाबंधन का देखिए कल त्योहार है और रक्षाबंधन पर राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से शुभकामनाएं, देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी गई है, शुभकामनाएं दी गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा ये पर्व भाई बहन के प्यार, उनके स्नेह, कर्तव्य और दायित्व बोध का प्रतीक है। हमें नई पीढ़ी को पारिवारिक मूल्यों और सनातन संस्कारों की शिक्षा देनी चाहिए ताकि ऐसे पवित्र रिश्तों की मिठास जीवन भर बनी रहे। तो ये शुभकामनाएं राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए पूरे देश और प्रदेशवासियों को दी गई है। उन्होंने कहा अपने संदेश में कि पर्व भाई बहन के प्यार, उनके बीच के स्नेह, कर्तव्य और दायित्व बोध का प्रतीक, यानी कि दायित्व बोध भी यहाँ पर इस रक्षाबंधन के त्योहार से होता है। हमें नई पीढ़ी को पारिवारिक मूल्यों को, सनातन संस्कारों की शिक्षा भी देनी होगी ताकि ऐसे पवित्र रिश्तों की मिठास जीवन भर बनी रहे। कल रक्षाबंधन का पर्व है और इससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने देश और प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। चलिए अब जानते हैं राजकाज की बातें। कमिश्नर देवस्थान के खाली पद का चार्ज राजेंद्र भट्ट को सौंपा गया है। राजेंद्र भट्ट कौन है ये भी आपको बता देते हैं। राजेंद्र भट्ट है उदयपुर संभागीय आयुक्त और आयुक्त TAT। अब राजेंद्र भट्ट को मिली है 3 विभागों की जिम्मेदारी। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। तो ये राजकाज से जुड़ी हुई बातें हैं। देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा कि जो नई जिम्मेदारियां राजेंद्र भट्ट को सौंपी गई है कमिश्नर देवस्थान के खाली पद के चार्ज के तौर पर, उन पर कितना खरा उतरते हैं राजेंद्र भट्ट। वर्तमान में इससे पहले उदयपुर संभागीय आयुक्त और आयुक्त TAD की भूमिका में रह चुके हैं राजेंद्र भट्ट। अब राजेंद्र भट्ट को 3 विभागों की जिम्मेदारी मिली है, यानी कि दोहरी नहीं बल्कि तिहरी जिम्मेदारी राजेंद्र भट्ट के हिस्से पर आई है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। सभी की निगाहें, क्योंकि कुशल कहा जाता है अपने कार्यकाल के दौरान परांगत कहा जाता है उन्हें। कमिश्नर देवस्थान के खाली पद का चार्ज अब राजेंद्र भट्ट को सौंपा गया है। वर्तमान में उदयपुर संभागीय आयुक्त और आयुक्त TAD, लेकिन अब 3 विभागों की जिम्मेदारी के साथ में एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी में नजर आएंगे राजेंद्र भट्ट।
जिले में मेडिकल मुखिया की कुर्सी पर नहीं चलेगा अंगद राज। प्रदेश में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के पदों से ये जुड़ी हुई बड़ी खबर है। और प्रदेश में अब या फिर जिले में की अगर बात करें तो मेडिकल मुखिया की कुर्सी पर अंगद राज नहीं चलेगा, क्योंकि प्रदेश में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के पदों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिलों में अब सीएमएचओ के पद पर 3 साल से अधिक चिकित्सक नहीं रह पाएंगे, ये घोषणा हुई। और इस पर फैसला इस मीटिंग के बाद, जहां जिलों में अब सीएमएचओ के पद पर 3 साल से अधिक चिकित्सक नहीं रह पाएंगे। अंगद राज नहीं चलेगा। एक जगह जहां पर जम गए वहीं पर जमे रह गए और उसके बाद में किसी और का स्थान नहीं मिलने दिया, या फिर कोशिश ऐसी की गई कि वहां पर अपना काम लगातार बदस्तूर चलता रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अंगद राज अब नहीं चलेगा। सीएमएचओ के पद पर 3 साल से अधिक चिकित्सक नहीं रह पाएंगे। सीएमएचओ पद पर राजनीति और सिफारिश को लेकर चिकित्सा मंत्री अत्यंत नाराज हैं। चिकित्सा मंत्री जब इस चीज से वाकिफ हुए कि राजनीति वहां पर की जा रही है, एक कुर्सी अगर जमा ली तो वहीं पर लगातार बैठे रहे और कई साल वहां पर निकल गए। सिफारिश यहां पर ऐसी हुई कि सिफारिश के चलते किसी और का नंबर ही वहां पर नहीं आया, जिससे लोग जो हमारे पीछे हैं वो तो परेशान हैं, लेकिन जो उस कुर्सी पर जमे हैं वो खुश हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जिसको लेकर चिकित्सा मंत्री अत्यंत नाराज। जब उन्हें इस चीज की जानकारी लगी तो हुए भी। कई जिलों में बरसों तक सीएमएचओ के पद पर एक ही चिकित्सक की पोस्टिंग होती रही। जब फाइलों के जरिए जानकारी मिली कि कई जिले हैं जहां पर बरसों तक सीएमएचओ के पद पर एक ही चिकित्सक की बैक टू बैक पोस्टिंग होती रही, और इस पोस्टिंग में भी सीनियर के ऊपर जूनियर को लगाने की परंपरा से मंत्री नाराज नजर आए। पोस्टिंग तो होती ही रही, लेकिन इस पोस्टिंग में भी सीनियर के ऊपर जूनियर, यानी कि पद से ऊपर पद, सीनियर के ऊपर जूनियर को लगाना, भले ही राजनीति की वजह से हुआ हो, सिफारिश की वजह से हुआ हो, लेकिन ये परंपरा कई जिलों में फाइलों के जरिए जब चिकित्सा मंत्री को पता लगी तो इससे बेहद खफा वो हुए। ऐसे विभाग ने पहले सीनियरिटी के हिसाब से ही नियुक्ति का फैसला लिया है। विभाग का ये फैसला है कि डॉक्टर की सीएमएचओ की सीनियरिटी के हिसाब से नियुक्ति का फैसला होना चाहिए। अब चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के निर्देश पर पोस्टिंग प्रस्ताव तैयार हुआ है। अब एक नया पोस्टिंग प्रस्ताव जिसको अमल में लाया जाएगा। सीएमएचओ के पद पर एक चिकित्सक के अधिकतम 3 साल तक मात्र रहने का ये प्रस्ताव है, यानी कि 3 साल मात्र सीएमएचओ के पद पर कोई भी चिकित्सक रह पाएगा। उसमें कोई राजनीति नहीं चलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। मात्र 3 साल का समय और 3 साल का कार्यकाल आपके पास रहेगा। चिकित्सा मंत्री मीणा ने प्रस्ताव की फाइल को मंजूरी भी दी है और जल्द ही इस संबंध में आदेश भी जारी हो जाएंगे, यानी कि इस बैठक के बाद प्रस्ताव की इस फाइल को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही इस प्रस्ताव के संबंध में आदेश भी जारी हो जाएंगे। चिकित्सा विभाग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चिकित्सा कार्मिकों के तबादलों पर जल्द लगेगा प्रतिबंध। मौसमी बीमारियों को देखते हुए तबादलों पर प्रतिबंध लगाने की कवायद, और एक अच्छी कवायद, क्योंकि बारिश के सीजन के साथ में मौसमी बीमारियों का कहर बढ़ जाता है। प्रदेश में पहले भी मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों का आतंक रहा था, और अब इस बार मानसून के बाद में ये मच्छर जनित बीमारियां, मौसमी बीमारियों का कहर अगर बढ़ेगा तो चिकित्सा कर्मी यहाँ पर होने चाहिए मोर्चे को संभालने के लिए। चिकित्सा विभाग से इससे जुड़ी बड़ी खबर को आपको बता रहे हैं। चिकित्सा कार्मिकों के तबादलों पर जल्द ही प्रतिबंध लगेगा, यानी कि प्रतिबंध लग जाएगा। मौसमी बीमारियों को देखते हुए तबादलों पर प्रतिबंध लगाने की कवायद अब शुरू हो गई है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने उच्च स्तर पर फाइलें भेज दी है। चिकित्सक, नर्सिंग और पैरामेडिकल संवर्ग के तबादलों पर प्रतिबंध की सिफारिश और इस फाइल को आगे तक भेज दिया गया है। उच्च स्तर तक चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इस फाइल को भेजा है। मौसमी बीमारियों को देखते हुए चिकित्सक, नर्सिंग और पैरामेडिकल संवर्ग के तबादलों पर प्रतिबंध की सिफारिश। हालांकि सिफारिश में खाद्य औषधि नियंत्रक आयुक्तालय को मुक्त करने का आग्रह रखा गया है, यानी कि तबादलों से मुक्त रखा गया है खाद्य औषधि नियंत्रक आयुक्तालय को। लेकिन देखना ये कि अगर सूत्रों के हिसाब से हम जानकारी लें तो अगले सप्ताह तक चिकित्सा तबादलों विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध लग भी जाएगा, क्योंकि कवायद अब शुरू हो गई है और ये कवायद अब उच्च स्तर पर भी फाइलों के जरिए भेजी जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार यही जानकारी आ रही है कि अगला सप्ताह है जब चिकित्सा विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध लग जाएगा, क्योंकि मौसमी बीमारियों को देखते हुए चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने ये बड़ा निर्णय लिया। क्या इस बार भी पूरी नहीं होगी आस? उचित जगह पर तबादला चाहने के कुछ लोगों के मंसूबे अधूरे रह सकते हैं और तबादलों पर रोक लग सकती है। लंबे समय से इंतजार कुछ लोग कर रहे हैं तबादलों का, अपने अपने गृह क्षेत्रों में, अपने अपने गृह जिलों में तबादलों से जुड़ी हुई, क्योंकि लंबे समय से दूर अब कार्य कर रहे हैं, घर परिवार से दूर रहकर अपने अपने सभी के कारण। लेकिन इस बार भी क्या ये आस पूरी नहीं होगी? उचित जगह पर तबादला चाहने से कुछ लोगों के मंसूबे अधूरे रह सकते हैं, क्योंकि तबादलों पर रोक लग सकती है।
दरअसल 15 अगस्त के बाद ऐसा होने की संभावना जाहिर की जा रही है। कई मंत्रियों के जरिए तबादलों पर बैन करने की मांग को लेकर जानकारी भी मिली थी। इससे पहले कई मंत्रियों ने ये मांग उठाई कि तबादलों पर बैन होना चाहिए और इस मांग को लेकर के जानकारी मिली। यूडीएच में पहले से ही तबादलों पर बैन है। यूडीएच विभाग में पहले से ही तबादलों पर बैन लगा हुआ है और अगर तबादलों पर रोक लगती है तो बड़ी संख्या में लोगों के मंसूबे धरे के धरे लग जाएंगे। यानी कि अगर इन तबादलों पर रोक अब लगा दी जाती है तो वो बड़ी संख्या जो राह में है इस चीज के तबादला जब होगा, अपने अपने विभागों में लंबे समय से घर से दूर रहकर कार्य कर रहे हैं, अपने अपने कारण अलग अलग, लेकिन अगर तबादलों पर रोक लगती है तो बड़ी संख्या में लोगों के मंसूबे, लोगों की ये आकांक्षाएं, ये सपने धरे के धरे रह जाएंगे। तबादलों ने उड़ाए मंत्रियों के फ्यूज। अब बात करते हैं किस तरह से प्रदेश में बड़े स्तर पर तबादलों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। तबादले खुलने के वक्त कई मंत्रियों के मन में काफी खुशी थी और ये खुशी थी जब तबादलों को खुलने की जानकारी सामने आई थी। लेकिन प्रदेश में बड़े स्तर पर तबादलों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर अब आपको बता दें, लेकिन माननीय की हजारों डिजायरों में ये खुशी दब गई है। माननीय की हजारों ऐसी ख्वाहिशें हैं जिनके तलिए खुशी फिलहाल दबी हुई नजर आ रही है। चिकित्सा, ऊर्जा समेत जनता से जुड़े कई विभागों में ऐसे हालात अब बन गए हैं कि शुरुआती तबादला सूचियों ने एक बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। यानी कि शुरुआती तबादला सूचियां जो आई, कई विभाग ऐसे हैं जिसमें एक बड़ा राजनीतिक बवाल अब हो गया है। हालांकि सूचियों में जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों को तरजीह मिली है। सिफारिशें जो थी जनप्रतिनिधियों की उन सूची में भी नजर आ रही है, जो कि पहली सूची इसमें रिलीज की गई। सिफारिशें वहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में दूसरे माननीय के तेवर गर्म हो गए और अब सूचियों में संशोधन को लेकर एक बार फिर से डिजायरों का अंबार शुरू हुआ है। ऐसे में किसी तरह से विवादों से बचने के लिए मंत्रियों के मन में भी ये बात कि प्रदेश में जल्द ही तबादलों पर प्रतिबंध की कुछ मंत्री कामना कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी जानकारी आपको दी कि प्रदेश में जल्द तबादलों पर प्रतिबंध की कुछ मंत्री कामना कर रहे हैं, मांग की है, तो कई मंत्री तो खुद सीएम से तबादलों पर बैन का आग्रह भी कर चुके हैं। यूडीएच में तबादले बंद और कई मंत्री ऐसे हैं जो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तबादलों पर बैन का आग्रह कर चुके हैं, क्योंकि तबादले की पहली सूची के साथ ही जिस तरह से सिफारिशें उसमें नजर आ रही है, लंबा इंतजार कई लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ में अनफेयर ये ना हो जाए, इसको लेकर के कई मंत्रियों ने खुद इस पर आग्रह किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। सुनील बंसल नई भूमिका में उस राज्य में भेजा गया जो बीजेपी के लिए बेहद अहम है। ये राज्य है ममता बनर्जी का गढ़ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चूंकि बड़ी तादाद में राजस्थानी प्रवासी निवास करते हैं, बंसल मूल रूप से राजस्थान की कोटपुतली के निवासी है। बंसल के जिम्मे बंगाल में बीजेपी सरकार लाना होगा और उससे पहले लोकसभा चुनावों में लक्ष्य को हासिल करना। बंसल पहली बार सीधे तौर पर आए हैं बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में और इस बार राष्ट्रीय टीम में आए जब हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ है और जिम्मेदारी है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना का इंचार्ज भी बंसल को बनाया गया है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, इसके अलावा उड़ीसा और तेलंगाना का इंचार्ज भी बंसल को बनाया गया है। राजस्थान से आते हैं मूल रूप से और राजस्थान की कोटपुतली से आते हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी क्यों भी जानती है, क्योंकि कई प्रवासी राजस्थानी वहां पर हैं और उन प्रवासी राजस्थानियों को साथ कर किस तरह से एक तो पश्चिम बंगाल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाए जाए, लोकसभा चुनावों में वहां से फायदा आए। तीनों ही राज्य है, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा, राज्य अभी बीजेपी के पास नहीं है और तीनों ही राज्यों को साधने के लिए अगर सुनील बंसल को ये जिम्मेदारी दी गई है तो ये बड़ी जिम्मेदारी अपने आप में हो जाती है। अर्थ यह है कि पूर्व से लेकर दक्षिण तक बंसल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और आरएसएस के प्रचारक के तौर पर उनकी ख्याति हमेशा से रही है, लेकिन ख्याति को नाम अब मिला है इन 3 राज्यों में इस महत्वपूर्ण भूमिका के साथ। देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना विश्वास जाहिर किया है, कितना इस विश्वास पर सुनील बंसल खरे उतरते हैं। फर्स्ट इंडिया ने खबर चलाई और परिवहन मुख्यालय ने मीटिंग की तारीख आगे बढ़ाई। 12 अगस्त को परिवहन मुख्यालय में सभी आरटीओ की बैठक होनी थी और फर्स्ट इंडिया ने आज ही ये खबर भी प्रसारित की। त्योहार और लगातार छुट्टियों के बीच में मीटिंग होने से आरटीओ के अधिकारियों के नाखुश होने की खबर आई और खबर के चलते ही बड़ा असर हुआ। 12 अगस्त को होने वाली मीटिंग को स्थगित किया गया है। अब 17 अगस्त को परिवहन मुख्यालय में सभी आरटीओ की बैठक होगी। 12 अगस्त को होने वाली बैठक को स्थगित होने के बाद सभी आरटीओ ने राहत की सांस ली और अब तसल्ली से रक्षाबंधन का त्योहार सभी आरटीओ अधिकारी मना सकेंगे। यानी कि फर्स्ट इंडिया पर खबर और फर्स्ट इंडिया की खबर पर असर तुरंत ही देखने को मिला। आरटीओ के अधिकारी अब तसल्ली के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मना सकेंगे और 17 अगस्त को आरटीओ की ये बैठक होने वाली है।